Myself is Professor Sandeep Kumar Singh. I am the Associate Professor at OP Jindal Global University, Sonipat, Haryana. Before coming in India, I was a research scientist in Sweden. 4 years, I did my PhD from the Belgium in physics. I did MTech from IIT Madras in Interstate Mathematics and Scientific Computing. I have done my MSc and BSc in physics from AMU, and I have published more than 25 research papers in international journals. Before joining at Sonipat, I was a assistant professor in Jaipur for 2 years. तो आज हम थोड़ा वैदिक साइंस के बारे में बात करेंगे और कैसे वैदिक साइंस यूजफुल है आज के समय में। तो पहले हम लेते हैं पहला टॉपिक, ओरिजिन ऑफ डिसीज। जैसे हम देखते हैं कि आजकल युवाओं में भी डायबिटीज, हाई बीपी, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। पहले हम देखते थे कि पुराने लोग भी, ओल्ड पीपल जो 80-90 साल के होते थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी। तो हम जब फंडामेंटल पे जाते हैं इस बीमारी के, इसके बीमारी का कारण क्या है, हम देखते हैं कि जो शरीर की सबसे छोटी जो यूनिट है वो सेल है, कोशिका है। तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात है, रेशो है, वो बैलेंस रहता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम बहुत ही ज्यादा एसिडिक फूड खा रहे हैं। जैसे बहुत टी हो गया, चाय हो गया, कॉफी पी रहे हैं, बहुत ज्यादा पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, और बाहर का खाना खा रहे हैं, ज्यादा तेल का खाना खा रहे हैं, ज्यादा गेहूं मैदा का खाना खा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे खून में एसिडिटी की मात्रा बढ़ रही है और यही कारण है सारी बीमारियों का होने का। तो कैसे हम वैदिक साइंस की हेल्प से बीमारियों को रोक सकते हैं? एक तो हम शारीरिक रूप से, फिजिकल लेवल पर, तो हम ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन फूड खाएं, जैसे क्षारीय चीज है जो आयुर्वेदा सपोर्ट करता है। जैसे छाछ हो गया, लौकी हो गया, हरी सब्जियां हो गई, वेजिटेबल जूस हो गया। नंबर 2 है प्राणायाम करें हम डेली, क्योंकि प्राणायाम में अनुलोम विलोम को हम अगर कुंभक के साथ करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है। वैसे हम अपने फेफड़ों का 33% ही यूज करते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम से हम 100% यूज करते हैं। और जब हम अंदर सांस लेते हैं और जब अंदर सांस रोकते हैं तो फेफड़े हमारी जो पूरी ऑक्सीजन है सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे खून में मिला देते हैं। तो इस तरह से कुंभक के द्वारा हम अपने खून में क्षारीय तत्व को बढ़ा सकते हैं और एसिडिटी को कम कर सकते हैं। इस तरह से सारी बीमारियों को कम कर सकते हैं। हमें अलग अलग टाइप के योग भी करने चाहिए, उसमें सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छा साधन है। अगर हम मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल डिसीज को कैसे हम दूर करें, तो सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। हमारे मन में हर घंटे 5 से 6 हजार कोई विचार आते हैं और हर दिन लाखों विचार आते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते हमारी जिंदगी में। तो हमें कुछ 2-3 विचारों पर ही ध्यान देना चाहिए जो कि हमारी जिंदगी के काम आने वाले हैं। लेकिन उनको जो बिना काम वाले विचार हैं उनको कैसे दूर करें, वो है एक ही तरीका, मेडिटेशन और ध्यान। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे, जो अनवांटेड थॉट्स हैं, जो हमारी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है, वो हमसे दूर होते चले जाएंगे। और जो जो हमारी जिंदगी में प्रायोरिटी है कि क्या जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने का, वही वाला ध्यान, वही वाला खाली 1-2 विचार बस हमारी जिंदगी में रहेंगे। नंबर 2 है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो हमको ऐसे दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। पहले भी यूनिवर्सिटीज, आज तो एसी है क्लासों में, गाड़ियों में लोग बच्चे आते हैं। पहले फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, जंगल में यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, और बच्चे प्रकृति के साथ रह के पढ़ाई करते थे और खुद अपनी जीविका के लिए लकड़ी काट के लाना, सब काम खुद ही करते थे। और तीसरा क्या है कि निष्काम कर्म। अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की सेवा भाव से काम करते हैं, तब हमें अंदर बहुत ही ज्यादा शांति आती है। तो ये
3 कारण हैं, मेन कारण, जिससे हम मेंटल डिसीज से बच सकते हैं। अब दूसरा हम टॉपिक लेते हैं कि व्हाई वी नीड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो गुरुजी की जो थ्योरी, जो बुक है वैदिक वेद विज्ञान आलोक, उसमें जो थ्योरी दी है वैदिक रश्मि थ्योरी, तो उसकी क्यों जरूरत है? तो इस इस फिगर से हम ये जान सकते हैं कि इस फिगर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक प्रत्यक्ष, जहां हम अपनी आंखों से या दूसरे कानों से चीजों को अनुभव कर सकते हैं, जो हमारे सेंसेस हैं उनसे अनुभव कर सकते हैं। वो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन और फोटोन से लेके गैलेक्सीज तक, तो ये है प्रत्यक्ष, जिसको हम अपने सेंसेस से अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें प्रत्यक्ष से भी आगे की होती हैं, जैसे कि ये यूनिवर्स बनाया किसने, कहाँ से आया, और माइक्रो लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, कि ये एटम और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी किससे मिलके बने, स्ट्रिंग क्या है। तो ये होती है परोक्ष। तो परोक्ष के बारे में जानने के लिए वेस्टर्न साइंटिस्ट जो हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है, कि फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग थ्योरी दी है, मल्टीवर्सेस, एम ब्रांचेस। लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह से परोक्ष को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। लेकिन इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है, ये भी बात सोचने की है। देखो, अभी जो दुनिया में सारी टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन की वजह से है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अगर हम सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की जान गए, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रहे हैं। हमारे जो मोबाइल फोन है, टीवी है, सारी डिवाइस है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा फॉर्म है। और आजकल दूसरा फोटोनिक्स भी, लाइट से चलने वाली डिवाइस भी मार्केट में आ रही हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि अगर हम दूसरे पार्टिकल्स के बारे में भी अच्छी तरह जान जाएंगे, तो उनसे जो टेक्नोलॉजी बनेगी उससे हम कोई नया डिवाइस बना सकते हैं, जो कि हमारी क्लाइमेट चेंज और इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में सहायता करेंगे। जैसे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में भी हमें कुछ भी पता नहीं है, जबकि 95% ऑफ द यूनिवर्स में यही एनर्जी है। अगर इस एनर्जी का स्रोत पता चल गया, इसकी साइंस पता चल गई, तो क्या पता हमें इनफाइनाइट क्लीन एनर्जी मिल जाए, कोयला वोयला जलाने की जरूरत ही न पड़े। और आकाश तत्व को भी अच्छी तरह हमने डिकोड कर लिया, तो इसमें भी हम एरोप्लेन और बिना किसी ईंधन के चला सकते हैं, जो कि टेस्ला का ड्रीम भी था। तो हर एक देश, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, सारे देश इन जो सूक्ष्म पार्टिकल हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर उनके हाथ में जिसके हाथ में जो टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो पूरी दुनिया में राज करेगा। लेकिन ये सारी विद्याएं, ये सारी नॉलेज पहले से ही हमारे वेदों में है, और गुरुजी ने इनको बहुत ही अच्छी तरह अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है। तो जो ड्रीम है मॉडर्न साइंस का, कि वो जो दुनिया में जो बल काम कर रहे हैं, सारे फोर्सों के बारे में जानकारी मिल जाए हमें, एक ही थ्योरी से सबको एक्सप्लेन कर सकें। तो अभी तक क्या है कि स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, उनका तो हमने यूनिफिकेशन कर लिया, वो तो एक थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो चौथा फोर्स है, ग्रेविटी, उसको अभी तक हम, जो पहली वाली थ्योरी है, उसमें सम्मिलित नहीं कर पाए। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत ज़्यादा नई खोजों में यूज़ हो रहा है। और जैसे हिग्स बोसॉन है, इसको गॉड पार्टिकल भी कहा, ग्रेविटेशनल वेव्स है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है। इसको और फास्टर और एफिशिएंट मैनर से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ से इसको कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रेविटी को क्यों नहीं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में इंक्लूड कर पा रही? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पहले से डेटा है उसी के ऊपर हम फिट कर सकते हैं, जबकि नए आइडिया को जनरेट करने के लिए हमें ट्रांसडेंडेंट माइंड या समाधि अवस्था वाले दिमाग की जरूरत होती है। हम्म? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नई कंसेप्ट नहीं जनरेट कर सकती, वो पहले का डेटा है उसी को फिट कर सकती है। लेकिन इसके विपरीत गुरुजी ने वैदिक रश्मि थ्योरी दी, जो कि एक सिंगल थ्योरी है, एक ही थ्योरी है, जो कि ब्रह्मांड के सारे जो घटनाएं हो रही हैं उनको एक्सप्लेन कर सकती है।
एटॉमिक लेवल से, परमाणु और अणु के लेवल से गैलेक्सी के लेवल तक। जो ग्रेविटी, जो कि अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है मॉडर्न साइंस में, वो वैदिक रश्मि थ्योरी ने बहुत ही खूबसूरती से उसको एक्सप्लेन करती है। और ग्रेविटी ही वो थ्योरी है जो कि सारे जो सीक्रेट है यूनिवर्स को, उनको खोल सकती है। और बहुत सारे जो कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई मॉडर्न फिजिक्स में, कि इलेक्ट्रॉन का क्या स्ट्रक्चर है, प्रोटॉन का क्या स्ट्रक्चर है, और चार्ज की क्या ओरिजिन है, स्पिन का क्या ओरिजिन है, वो सारी जो प्रॉब्लम है, फंडामेंटल प्रॉब्लम, वो एक तर्क, स्ट्रॉन्ग तर्क के द्वारा गुरुजी ने अब सब कुछ एक्सप्लेन किया है। और क्या यूज हो सकता है वैदिक साइंस का? टू क्रिएट वॉरियर्स ऑफ फ्यूचर विद धर्म। आप जानते ही हैं कि जो मुगल्स ने हमें इन्वेड किया या हमारे पास आक्रमण किए, तो क्या था, हमारे राजपूत लोग जो उस टाइम पे राजा थे, वो बहुत ही वीर थे, लेकिन उनमें धर्म का ज्ञान नहीं था, कोई कौटिल्य और कृष्णा की नीतियों पे चलने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें माफ करते गए। और लेकिन उन लोगों ने, जो इन्वेडर्स थे मुगल से, उन्होंने उन्हें कभी माफ नहीं किया अगर वो युद्ध में हारे तो। इसलिए आज की जनरेशन में भी कैसे बच्चों को बहादुरी और करे, साहस, और जिन जीवन का उद्देश्य क्या है, इसे कैसे बताया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हर माता पिता चाहता है कि उसका बेटा एक एक अच्छे लक्ष्य की तरफ अपना जीवन व्यतीत करे। कैसे अपने बच्चों को कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, दयानंद सरस्वती और भगत सिंह जैसे व्यक्ति तो दें हम, जो कि धर्म से युक्त हो। तो ये हमें पता है कि ये लोग महान कैसे बने, क्योंकि इन्होंने ऋषियों के ग्रंथ पढ़े। एक ही रास्ता है महान बनने का, क्योंकि मनुष्य क्या है कि मनुष्य बाहर से ज्ञान ग्रहण करता है, उसका कोई गुरु होना चाहिए। और जानवर होते हैं, वो उनमें बेसिक इंस्टिक्ट होता है, वो अंदर से ज्ञान लेके आते हैं। तो मनुष्य को जब तक बाहर से अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा, ऋषियों के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो उनमें निडरता पैदा नहीं होगी और एक अच्छे जीवन का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब हम कुछ टेक्नोलॉजी की भी बात कर लेते हैं, कि आजकल जो गुरुजी का जो विचार है वर्ल्ड ऑर्डर पे, वो क्या है? जो तो ये पोल्यूशन है, थॉट पोल्यूशन। तो जो प्रदूषण जितना सूक्ष्म होगा, जो प्रदूषण करने वाले तत्व हैं जो जितने सूक्ष्म होंगे, पोल्यूशन उतना ही डेंजरस होगा। और थॉट ही सबसे सूक्ष्म एंटिटी है। और जो वेस्टर्न है, वो पूरी दुनिया का जो विचारों को प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। आजकल एक चैट जीपीटी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट बॉट है, वो बहुत फेमस हो रहा है। उसमें भी क्या कर रहे हैं ये लोग, तो उसका जो डेटा है, उसमें जो इंफॉर्मेशन फीड की हुई है, उसमें एंटी हिंदू बाइस है, कि हिंदुओं को, जो हिंदुओं की बातें हैं, जैसे योग हो गया, आयुर्वेदा हो गया, उसको ऐसे मिथ, या हिंदुओं का ये तो अपना फेथ है इसमें, या ये लॉजिकल नहीं है, ऐसे सत्य नहीं है, इस तरह से उसमें नॉलेज रख देते हैं। जब हमारे यंग बच्चे जब चैट जीपीटी से कुछ पढ़ते हैं, तो वो इस झूठ को ही पढ़ते हैं, और अगर ये झूठ उन्हें बार बार दिखाया जा रहा है, तो उसको ही वो सच मान लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी वो बाइस्ड कर रहे हैं, मतलब उसमें गलत डेटा को फीड कर रहे हैं भारत के लिए, और वो भारत के पीछे पड़े हुए हैं कि भारत की कैसे भी संस्कृति को नष्ट किया जाए, और इससे यहाँ के जो लोग हैं वो मेंटल स्लेवरी के करते हुए काम करते रहे हमेशा, और उनके लिए काम करते हैं जो कुछ लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, और कुछ अपना नया नहीं सोचे हैं। तो इस तरह से हम, जो आखिरी टॉपिक है हमारा, उस पे आते हैं कि हमें गुरुजी को और वैदिक साइंस को क्यों सपोर्ट करना चाहिए। तो गुरुजी ने जो ये यथार्थ विज्ञान जो वेदों का है, वो 5000 साल बाद, महाभारत के बाद इसको डिकोड किया। गुरुजी एक दुनिया में एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जो कि इन्होंने ये महान काम किया। अब मैं तो यहाँ पे प्रोफेसर हूँ, और मुझे बहुत सारे साइंटिस्ट और प्रोफेसर यहाँ पर टॉक देने आते हैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और जब मैं उन्हें अपना ये काम दिखाता हूँ, तो
वो काफ़ी खुश होते हैं कि इसी काम को हम ढूँढ रहे थे बहुत सालों से, ऐसा कोई काम किया हो और वो रिलिजन की तरफ गए भी, बहुत सारे वैज्ञानिक कि वहाँ पर क्या है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी और दूसरे रिलिजन में चले गए और वहाँ कुछ मिला नहीं कि गॉड ने ये जादू से कर दिया पृथ्वी को और यूनिवर्स को, एक चुटकी बजाई। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ थी, कोई लॉजिकल और कोई साइंटिफिक तरीका नहीं वो बता पाए, तो उनका वहाँ से मन खट्टा हो गया और फिर दोबारा वो साइंस में लग गए। तो इस तरह से एक रास्ता वो भी बंद हो गया, लेकिन जब अब वो हमारा काम देखते हैं कि अच्छा ये तो लॉजिकली फिट है और जो प्रॉब्लम मॉडर्न साइंस की प्रॉब्लम जो अगले 100 साल में सॉल्व नहीं होंगी, वो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, वैदिक फिजिक्स की हेल्प से। आजकल एक और चल रहा है कि जो वेदांत दर्शन है, वेदांता को ही वेदास की तरह दिखाया जा रहा है, जबकि वेदास का बहुत बड़ा भाग जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो छूट गई हैं इस चक्कर में। तो वेदांत एक हिस्सा है वेदास का। और जो हम क्यों पढ़ना चाहिए वैदिक साइंस? क्योंकि ये ही सबसे पहले यूनिवर्स में जब से यूनिवर्स बना तो पहले साइंस ही आई, कैसे सब चीज़ें बनी और कैसे ये थॉट आया, कैसे पार्टिकल बने, कैसे डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, कैसे एंटी पार्टिकल, कैसे गैलेक्सी बनी। उसके बाद इमोशंस आए, स्पिरिचुअलिटी आई, उसके बाद सोशल साइंस, ह्यूमन्स और सारे एनिमल्स बने और कैसे वो व्यवहार करें, वो बाद में आए। तो वैदिक साइंस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गुरुजी ने बहुत ज़्यादा हमें समाज के स्तर पे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाते हैं। उन्होंने हमें वैक्सीनेशन के लिए भी जो कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए वार्न किया था कि इसके बहुत ज़्यादा बैड कॉन्सिक्वेंस आएँगे। लेकिन उस टाइम पे हमने डर के माहौल में क्योंकि उन्होंने डर दिखाया और वैक्सीनेशन कराई। तो इसने वैक्सीनेशन ने क्या किया कि जो जिसकी बीमारी थी उसी को एक्सेलरेट कर दिया और अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो प्रॉपर मतलब पूरी तरह से जाँच होनी चाहिए थी तब वैक्सीनेशन करना चाहिए था। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारे लोगों में हार्ट अटैक यंग जो 20-20, 21-21 साल के लोग बच्चे हैं, उनमें भी हार्ट अटैक की घटनाएँ हो रही हैं। और बीपी और डायबिटीज़ ज़्यादातर सब बच्चों में 35-40 साल के बाद आ रहा है। इसका मतलब हमें एक परमानेंट मरीज़ बना दिया गया है। गुरुजी बहुत सारे अपने वीडियो में वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते रहते हैं। अब ये चीज़ें होने लगी हैं क्योंकि अब देखो वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सब यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से वो एक्सेलरेट कर रहे हैं अपनी जो बायस्ड है, जो गलत इन्फॉर्मेशन है, वो सारी दुनिया को ये दिखा देना चाह रहे हैं कि जॉब ही सबसे इम्पोर्टेंट है, घर की लेडीज़ वो जॉब करें। वो जो कि एक देश का सबसे छोटी यूनिट परिवार है और परिवार को तोड़ने पे लगे हुए हैं। वो घरों में परिवारों में एक लड़ाई-झगड़ा पैदा कर रहे हैं कि औरतों को जबकि मातृत्व उनका सबसे बड़ा धर्म है महिलाओं का और वही उनका सबसे बड़ा सुख है। लेकिन उससे ज़्यादा उनको विपरीत उनको भड़का रहे हैं कि आपको जॉब करनी चाहिए, आपको पति से अलग रहना चाहिए, जॉब के लिए कुछ भी जॉब ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन पूरे उसमें समाज में फैला दिया गया और वही अब सच लगने लगा है। लोगों की शादियाँ 30-30, 35 साल में हो रही हैं और शादी भी नहीं कर रहे। तो समाज में बहुत सारी विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं। गुरुजी ने बहुत सारी बातें रेडिएशन और वाई-फाई के पॉल्यूशन के बारे में बताई हैं। अब उसी की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हम मोबाइल फ़ोन, वाई-फाई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है, आकाश तत्व दूषित हो रहा है, उसकी वजह से अनसीज़नल रेन आ रही है। जब पहले गेहूँ-वेहूँ कटते थे, चना, गेहूँ तब बारिश नहीं आती थी, 20-30 साल पहले भी नहीं आती थी। अब देखो जब भी फसल पकी खड़ी होती है तभी बारिश आ जाती है और बहुत ज़्यादा बिजलियाँ गिरने लगी हैं, एक्सट्रीम वेदर हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो हम लोगों को वैदिक साइंस की हेल्प से इस टाइप की अपने आप को स्वस्थ रखना है और कैसे जो दुनिया गंभीर संकट की तरफ बढ़ रही है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, वो खाली वैदिक साइंस की हेल्प से रोक सकते हैं। धन्यवाद।